हाँ जी, लास्ट क्लास में थोड़ा सा हमने डिस्कशन किया था, रेशोज क्या होते हैं। फटाफट से लिखना स्टार्ट कीजिएगा। जो लास्ट में क्लास में हमने समझा था उसको एक दफा 2-3 डेफिनेशंस हैं, बस वो लिख लेते हैं। तो लिखिएगा, रेशो इज अ कंपैरिजन। हमने डिसाइड किया था ना पिछली क्लास में कि रेशो क्या होता है। रेशो कंपैरिजन है। रेशो इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू वेरिएबल्स। भाई दो वेरिएबल्स के बीच में आप कंपैरिजन कर रहे हैं। बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स लिख लीजिए। चलिए, वैसे इस चैप्टर में 2 ही वेरिएबल्स होंगे, फिर भी तो डेफिनेशन सही लिख लेते हैं। रेशो इज द कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। चलिए, वेरिएबल्स का क्या सेम रहना चाहिए? यूनिट सेम रहनी चाहिए, हैविंग कॉमन यूनिट। कॉमन यूनिट का मतलब, अगर आप किलोग्राम का रेशो सेंटीमीटर से निकालोगे तो कोई लॉजिक नहीं है उसका। किलोग्राम का किलोग्राम के साथ ही निकलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप किलोग्राम का रेशो किलोग्राम के साथ निकाल तो रहे हो, लेकिन उसमें कोई लॉजिक भी नहीं बन रहा। मतलब समझ लीजिए, एक एक ट्रक का वेट ले रहे हो आप कह रहे हो जी एक ट्रक है जी 5,000 किलो का, और साथ में आप कह रहे हो जी उसमें मेरा वेट है, मान लो जो बंदा कह रहा है 50 किलो का। तो 5,000:50 वो बंदा बोल रहा है, लेकिन इसमें क्या लॉजिक क्या बन रहा है? मतलब क्या है इस चीज का? ठीक है ना। तो 2-3 चीजों का हमें रेशो निकालते समय ध्यान रखना होता है कि ठीक है, आप कंपैरिजन करिए, नो प्रॉब्लम, कंपैरिजन करिए। रेशो एक तरह का कंपैरिजन है। कंपैरिजन कम से कम 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल्स में होता है। उनकी यूनिट सेम होना भी कंपलसरी है, लेकिन एक मीनिंगफुल रिलेशन तो जनरेट हो, एंड इट मस्ट गिव सम मीनिंगफुल रिजल्ट्स। ठीक है जी। रेशो निकालने के बाद कुछ पता तो चले कि क्यों निकाला है, पर्पस तो हो कोई आपके पास, सम मीनिंगफुल रिजल्ट। इफ दीज टू वेरिएबल्स, अब आपने कहा जी रेशो तो समझ आ गया, मैथ्स की टर्म है, ठीक है। जो दो वेरिएबल्स हैं, इफ दीज वेरिएबल्स आर टेकन फ्रॉम, कॉपी करते जाइएगा साथ साथ, इफ दीज वेरिएबल्स आर टेकन फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। If these variables are taken from financial statements of a company, comma, then it is called accounting ratio. हाँ जी, फटाफट से कॉपी कीजिए। कोई डाउट है यहाँ तक तो एक बार बताइए। पहले हमने रेशो को डिफाइन किया कि रेशो का मतलब क्या होता है। दो वेरिएबल्स हैं, कंपैरिजन है, कॉमन यूनिट्स हैं, और एक कोई मीनिंगफुल रिजल्ट बनना चाहिए। अगर ये वेरिएबल्स हैं जो कि आपने किसी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से उठाए हैं, जैसे बैलेंस शीट से उठा लिया, किसी को पीएनएल अकाउंट से उठा लिया, तो फिर वो जो रेशो निकल के आएगी, उसी रेशो का नाम हमारे पास पड़ गया अकाउंटिंग रेशोस। हाँ जी, बताइए। क्लियर है मीनिंग यहाँ तक? यस हाँ जी सर। ठीक है जी, कॉपी हो गया, हटा दूं इसको। हाँ जी। चलिए फिर आगे चलते हैं। चलिए, अब मुझे आप में से कौन बताएगा, किसी को अगर याद हो तो। जयती और अगस्त्य, आपका तो एग्जाम भी है मंडे को। करंट एसेट्स के अंदर क्या क्या आता है? चैप्टर 1 में सिखाया आप लोगों को, अभी राइट नाउ याद है? बोल सकते हो कि क्या आता है करंट एसेट्स के अंदर? हाँ जी सर। बोलो, वेरी गुड। सर करंट इन्वेस्टमेंट्स, ओके, करंट इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, ओके, कैश। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, और हाँ जी सर, सॉरी, शॉर्ट शॉर्ट टर्म लोन्स शॉर्ट एंड टर्म लोन्स, एडवांसेस, वेरी गुड, और सर अदर ओके, ये CI। आपने बिना देखे बोला है पूरा सीक्वेंस। हाँ जी सर। बढ़िया, बहुत बढ़िया। CIT सीआईटी CSO। सीएसओ, ठीक है जी। हमने कैसे याद किया था? कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जयती, याद आ गया? दोनों को याद आ गया, बाकियों को? ठीक है जी। तो आपके पास हाँ जी करंट एसेट्स के अंदर जो करंट एसेट्स होते हैं वो होते हैं करंट इन्वेस्टमेंट्स। कॉपी करना ये।
इन्वेंट्रीज, अब इसके अंदर नहीं जाएंगे हम चैप्टर 1 नहीं कर रहे, हम चैप्टर 4 कर रहे हैं, तो हम इसको खोलेंगे नहीं कि एग्जैक्टली इन्वेंट्रीज में क्या क्या होता है। आपको वो याद रहना चाहिए कि रॉ मटेरियल है, वर्क इन प्रोग्रेस है, फिनिश गुड्स है, स्टॉक इन ट्रेड है, लूज टूल्स है, स्टोर एंड स्पेयर्स है। होमवर्क किया होगा आप लोगों ने तो आपको ये चीज रट गई होंगी। ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर बताओ जैती क्या आता है? तो बिल्स वाले और क्रेडिट डेटर्स, वो पेबल्स हैं जो आप कह रहे हो, ठीक है, ओके जी, कोई दिक्कत नहीं है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये डाउट हमेशा रहेगा अंटिल चैप्टर 5 कि भाई कैश इक्विवेलेंट्स एग्जैक्टली होते कौन है। फिलहाल आप समझ लो कैश की ही बात हो रही है। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, एंड लास्ट में जी जिसका कोई घर नहीं है उसका घर है अदर्स। आप कोई भी हेडिंग उठा लो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, उसकी सब हेडिंग में अदर्स आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि हम लोग हर चीज के लिए हेडिंग्स बना ही नहीं सकते। ठीक है जी, तो CIT CSO कॉपी हो गया होगा, आगे चल सकता हूँ। अभी रीजन बताऊंगा ये फिर से क्यों लिख रहे हैं हम, अभी आएगा समझ सब। चला जाए आगे, हाँ जी सर। ठीक है। चलो फिर जेती आप मुझे बता दो कि करंट लायबिलिटीज के अंदर क्या क्या आता है। सर STOS। वेरी गुड, बस ठीक है, एस्टोस। तो अब मेरे को इसका फुल फॉर्म्स भी बता दो। एस मतलब शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ओके, ट्रेड रिसीट, ट्रेड पेबल्स, और ये क्या है, ओ क्या है, अदर, अदर्स, और लास्ट में ये है प्रोविजन, शॉर्ट टर्म शॉर्ट टर्म प्रोविजन। प्रोविजन। वेरी गुड, प्लीज कॉपी कीजिए अब आप लोग। जिस तरह से आपकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होती है उसी तरीके से आपकी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स होती है। डिटेलिंग नहीं लिखेंगे, ऑलरेडी आपको लर्न हो गई होगी। इसमें बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, छोटे मोटे लोन्स, ये सब चीजें आ जाती हैं, लोन रिपेबल ऑन डिमांड, वो सब। ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स मतलब आपके क्रेडिटर्स और बिल पेबल्स। क्रेडिटर्स और बिल पेबल्स में फर्क सिर्फ इतना है, बिल पेबल्स भी क्रेडिटर्स ही होते हैं, बस उन लोगों ने हमसे जो है पर्ची पे साइन करा लिया होता है कि भाई साहब हमें यकीन नहीं है, आप लिख के दे दो, बाकी कोई फर्क नहीं है। उसके बाद अदर करंट लायबिलिटीज, देख लीजिए आपको फिर से अदर्स का कॉलम मिल गया। अब हर चीज का थोड़ी हम हेडिंग, हर चीज की हेडिंग बनाएंगे। और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, इसमें जो सबसे फेमस प्रोविजन है बता सकती हो जैती आप, सबसे फेमस प्रोविजन शॉर्ट टर्म प्रोविजन में? डेप्रिसिएशन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में सबसे फेमस प्रोविजन कौन सा? प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ठीक है। कोई और प्रोविजन कोई कंपनी बनाए ना बनाए, पर टैक्स तो सब देते हैं जी, टैक्स का प्रोविजन तो सबने बनाना है। तो ये हमने करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के बारे में लिखा, बस। अब ऐसा नहीं हम यहाँ पूरी बैलेंस शीट नहीं लिखेंगे, अब हम आगे चलेंगे। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना है आपने। हम सबसे पहला रेशो पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर का, उसकी आप सिर्फ अभी फिलहाल हेडिंग लिखेंगे, रेशो का नाम है करंट रेशो। बस अब जब मैं आपको कहूंगा ना आप तभी कॉपी करना, अभी सिर्फ अब समझने का काम है, ठीक है जी। चलिए आइए, तो अगस्त्या आपसे शुरू करते हैं। आपको हम एक बिजनेसमैन बना देते हैं अपने एग्जाम्पल में, ठीक है। और मैं आपसे कुछ पैसे उधार मांगने, पैसा नहीं सॉरी, थोड़ा सा सामान उधार मांगने के लिए आया हूँ। आज है 1 अप्रैल 2020, और मैं आपके पास आया, मान लीजिए मेरी कंपनी का नाम है एक्स लिमिटेड और आपकी कंपनी का नाम है वाई लिमिटेड। मैं आपके पास आया हूँ, क्या कह रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज मुझे थोड़ा सा क्रेडिट पे सामान दे दो, गुड्स दे दो 1 लाख रुपए के। चलो, आप क्या सोच के मुझे सामान दोगे, जरा आप बता सकते हो? आप मुझे सामान दोगे भी या नहीं दोगे? किन चीजों को आप ध्यान में रखोगे ये बताओ, कोई आइडिया? सर पहले तो ये ध्यान दूंगा कि वापस मिलेगा नहीं मिलेगा, ओके, और बिकॉज ये वो थोड़ी ना कैसे कि आपको देखोगे? सम काइंड ऑफ पेपर वर्क, कुछ कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, आपके पास जैसे ही मैं आया कि भैया मुझे जो है 1 लाख रुपए का सामान आप उधार दे दीजिए, आप इतने बड़े होलसेलर हैं, मुझे रिटेलर पे थोड़ा रहम कीजिए, मैं आपको 3-4 महीने बाद पैसे लौटा दूंगा। तो आप कहोगे सर हम आपको जानते थोड़ी हैं, तो आप एक काम कीजिए सर, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेके आइएगा। भाई आप मेरे फाइनेंशियल्स देखोगे ना, भाई आप एक तरह से मुझे अगर 1 लाख का सामान उधार दे रहे हो तो
चलिए मान लीजिए छोटे टाइम के लिए ही सही, लेकिन एक तरह से आप मुझ में इन्वेस्ट कर रहे हो पैसा, ठीक है। तो मैं आपके पास अपनी बैलेंस शीट लेके आऊंगा, मैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मैं सब कुछ लेके आऊंगा आपके पास। क्या चीज देखोगे आप एज अ ऑनर, क्या देख के मुझे आप ओके करोगे कि हाँ सर आप 1 लाख रुपए का उधार हमसे ले सकते हो? कुछ आइडिया आपको? बाकी तीनों तीनों लोग सोच के बता सकते हो आप। इस चैप्टर में सोचना है आप लोगों ने। क्रेडिट वर्दीनेस और प्रॉफिट। क्रेडिट वर्दीनेस, ओके, तो वो वही तो मेरा सवाल है कि क्रेडिट वर्दीनेस आप मेरी, जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लाके रख दी, मैंने पीएनएल अकाउंट रख दिया अपना पूरा, मैं प्रॉफिटेबल हूँ, मैं एक प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हूँ, आपने देखा कि मैं प्रॉफिट में हूँ, ठीक है। मैंने आपके सामने अपनी बैलेंस शीट भी रख दी, तो आप कौन सी आइटम्स को कंसीडर करोगे मुझे ये 1 लाख रुपए का सामान उधार देने से पहले? कोई आइडिया तीनों में से किसी को? कौन सी ऐसी सर आइटम्स उसके होंगी? कारण क्या चीज, क्या करंट? उसके उसके करंट एसेट्स कितने अच्छा, हैं एंड मतलब उसकी लायबिलिटीज कितनी है? करंट एसेट्स कितने हैं और करंट लायबिलिटीज कितनी है, आपने कहा कि हम ये चीजें देखेंगे। चलिए, यही क्यों देखेंगे? रीजन, नॉन करंट एसेट्स और नॉन करंट लायबिलिटीज क्यों नहीं देखेंगे आप मेरी? सो बेसिकली जो टाइम पीरियड में हमें हाँ, ये चेक करना होगा ना कि उसके पास इतने एसेट्स है भी कि वो वापस पे कर सके, ये जो अब वो मतलब क्रेडिट पे ले रहा है चीजें, ये उसको पे बैक हम्म, कर भी पाएगा या नहीं, वो तो उसी से पता चलेगा ना। ठीक है। करंट एसेट्स आप मेरे देख रहे हो, जब आप करंट एसेट देख रहे थे तो मैंने बार बार आपको अपने नॉन करंट एसेट्स की लिस्ट भी दिखा रहा हूं, तो आप कह रहे हो कि नहीं नहीं हमें नॉन करंट एसेट्स नहीं देखने सर आपके, हम करंट ही देखेंगे। तो इसका क्या रीजन हो सकता है कि मुझे ये 1 लाख रुपए का सामान उधार देने से पहले यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन माई नॉन करंट एसेट्स? क्या रीजन हो सकता है इसका? सोचो। चलिए अब मैं आपको हिंट देना शुरू करता हूँ। आप एक बात बताइए, अगर आज मैंने साल के शुरू में आपसे 1 लाख रुपए का उधार ले लिया, तो आप मेरे क्रेडिटर बन जाओगे। आप मेरी बैलेंस शीट की कौन सी जगह पर जाके बैठ जाओगे? आप जाके बैठ जाओगे करंट लायबिलिटीज में, ठीक है, बिल्कुल बैठ जाओगे। करंट लायबिलिटीज में कौन से सेक्शन में जाके बैठ जाओगे? आप मेरे ट्रेड पेबल्स बन जाओगे। फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। मैंने आपका जो ये पैसा है मैक्सिमम 12 महीने में चुकाना है, ठीक है। मैंने आपका पैसा मैक्सिमम 12 महीने में चुकाना है, क्योंकि देखो 3 4 5 6 महीने का ही उधार होता है। मान लीजिए 3 महीने का उधार है, बाकी देते देते मैंने 4 महीने कर दिए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है पेमेंट्स। तो आप अगर मुझे उधार देने का सोचते हो तो यू आर गोइंग टू बिकम माई करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो चलिए, मैं आपका पैसा चुकाऊंगा किधर से? क्या मैं अपने नॉन करंट एसेट्स को बेचूंगा आपका पैसा चुकाने के लिए? सोचिए। जब मैं आपको अपने नॉन करंट एसेट्स दिखा रहा था ना, तो आपने कहा सर इससे हमें मतलब नहीं है। मैंने कहा क्यों? तो आप कहोगे देखो आपकी लैंड बिल्डिंग तो आप बेचोगे नहीं हमारा पैसा देने के लिए, आप अपना प्लांट मशीनरी तो नहीं बेचोगे, फर्नीचर तो नहीं बेचोगे। सिंपल सी बात है, कोई भी बिजनेस अपनी करंट लायबिलिटीज कहां से चुकाता है? अपने करंट एसेट्स में से, ठीक है जी। तो जब भी आप मुझे लोन देने की, मतलब ये सामान उधार देने की सोचोगे, या छोटा मोटा कोई लोन देने की सोचोगे जो 1 साल के अंदर अंदर मुझे वापस करना है, तो सबसे पहले यू विल सी द साइज ऑफ माई करंट एसेट्स, नॉट द नॉन करंट एसेट्स। क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने नॉन करंट एसेट्स को बेच के करंट लायबिलिटीज नहीं चुकाती, क्योंकि नॉन करंट एसेट्स जो है कंपनी का एसेट बेस होता है, उसी से सारी कमाई करनी है उन्हें। उसी को बेचेंगे तो अपने ही हाथ काट रहे हैं। मीनिंग क्लियर है कि छोटा लोन देने के लिए आप मेरे करंट एसेट्स क्यों देखोगे? बात समझ आ गई? क्लियर है यहां तक? हाँ जी सर। चलो अब मैं आपके सामने एक और ऑप्शन रखता हूँ। थोड़ा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा आपको हर क्लास में जब तक ये चैप्टर चल रहा है। ऐसा नहीं करेंगे, इसमें मैं बताता चला जाऊंगा, आप नोट करते चले जाएंगे। सपोज करो, आप तीनों सोचो कि मैंने आपको बोला मेरे 5 लाख रुपए के करंट एसेट्स हैं, ठीक है। तीनों लोग सोचना, आप लोगों से मैं उधार मांगने आया हूँ, छोटा वाला उधार, मतलब 1 साल वाला। कितने का उधार मांग रहा हूं मैं आप लोगों से? 1 लाख रुपए का। तो यू विल बी माई करंट लायबिलिटी फॉर रुपीज 1 लाख, एंड करंटली आई एम हैविंग रुपीज 5 लाख एज माई करंट एसेट्स। दे दोगे क्या मुझे उधार? हाँ जी, बताइए। हाँ जी सर, दे सकते हैं। दे सकते हैं? हाँ बाकी दो लोग? जी। हाँ जी सर।
तो सिर्फ आप मेरे करंट एसेट्स 5 लाख रुपए के हैं ये सोच के आप सोचोगे, आप ये देख के आप ये सोचोगे कि अच्छा 5 लाख के करंट एसेट्स हैं, 1 लाख का अगर हम इसे उधार दे भी दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन आपने एक चीज मिस कर दी, आपको ये जरूर मुझसे पूछना चाहिए था कि सर राइट नाउ करंट लायबिलिटीज कितनी है आपकी। सोचिए, मैं कोई जिंदगी में पहली बार तो उधार मांगने नहीं आया हूं आपके पास, कि अब तक कहीं और से 10 जगह से उधार पहले ही लेके बैठा हूं। तो लेट्स से करंटली आई एम हैविंग liabilities worth 6 lakh to be paid within 1 year। अब देंगे आप मुझे उधार? नो नहीं आप सर, अब कहोगे, तो नहीं हो पाएगा। आप कहोगे भाई साहब 5 लाख रुपए आपके पास सारे पड़े हैं, विद इन 1 ईयर आपको 6 लाख ऑलरेडी चुकाने हैं, तो हमें साफ नजर आ रहा है आपको जो 1 लाख रुपए कम पड़ेंगे वो आप कोई ना कोई एसेट बेचोगे अपना, तब जाके पैसे चुकाओगे। आपको 1 लाख का उधार हम भी देके लाइन में नहीं लगना चाहते, तो हम सॉरी, हम आपको जो है उधार नहीं दे सकते। तो देखिए, इस पूरे के पूरे डिस्कशन में आपने पता है क्या चेक किया? आपने चेक की मेरी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। सॉल्वेंट का मतलब होता है जो व्यक्ति अपने जो है लायबिलिटीज चुका पाएगा या नहीं चुका पाएगा। सॉल्वेंसी का इन जनरल मतलब होता है, आपने बचपन में पढ़ा होगा, चैप्टर 2 था 11th में। सॉल्वेंट मतलब जो बंदा अपनी लायबिलिटीज चुका सकता है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी? जो आने वाले 12 महीने में अपनी लायबिलिटीज चुका सकता है। तो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी के लिए जो चीज आपने मेरी चेक करी वो थी मेरे करंट एसेट्स और मेरी करंट लायबिलिटीज। तो उसी के लिए हम एक रेशो निकाल के चेक करते हैं। जैसे राइट नाउ मेरी हालत बहुत खराब थी, सपोज कीजिए मेरे करंट एसेट होते 5 लाख के और मेरी करंट लायबिलिटीज होती 5 लाख की, तो आप क्या कहते हैं सर? 5 लाख के एसेट डिवाइड बाय 5 लाख की लायबिलिटी। आप कहोगे सर आपकी रेशियो तो 1:1 है, आप तो नेक टू नेक खड़े हो बिल्कुल, जरा भी कुछ चूक हो गई तो शायद आप जो है जो पेमेंट्स हैं वो मिस कर जाओगे। ठीक है, 1:1 पे आप मुझे मना कर देते, बल्कि मेरा तो अभी जो ऊपर मैंने आपको सिचुएशन दिखाई थी वो 0 पॉइंट समथिंग आता रेशो अगर मैं निकालता तो। बात समझ आ रही है? अच्छा, मान लीजिए मेरे करंट एसेट्स होते 5 लाख के, मेरी करंट लायबिलिटीज होती 1 लाख रुपीस की, तो रेशो कैसी आती? 5:1 आ जाती। तो क्या आप कंसीडर कर सकते थे मुझे उधार देने के लिए? यस, फिर आप कर सकते थे। मेरे पास 5 गुना कवरेज है अपनी करंट लायबिलिटीज को चुकाने के लिए। तो आपको आई थिंक समझ आ रही है बात कि करंट रेशो जो हम निकालते हैं उसका फॉर्मूला करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, जिसमें ऊपर करंट एसेट ये दिखा रहे हैं कि हमारे पास कितने गुना की कवरेज है एक तरह से अपनी लायबिलिटीज जो कि 12 महीने वाली है उसे चुकाने के लिए। और ये रेशो अगर 1 से ज्यादा हो तो ही अच्छी बात मानेंगे। 1:1 है मतलब आप बिल्कुल लाइन पे खड़े हो, जरा भी कुछ ऊंच नीच हो गई तो आप जो है पेमेंट्स में डिफॉल्ट करना शुरू कर दोगे। यहां तक बात क्लियर है? हाँ जी सर। तो फिर अब आप लोग कॉपी कर लीजिए। करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट्स, करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। ठीक है जी, ये आपने लिख लिया होगा। हाँ जी सर। चलिए अब आप मुझे जरा बताइए, थोड़ी छोटी बातों से शुरू करते हैं। मेरे पास करंट एसेट्स हैं 3 लाख रुपए के, मेरे पास करंट लायबिलिटीज हैं 2 लाख रुपए की। चलिए फटाफट से रेशो निकाल के दीजिए, कितनी आएगी करंट रेशो? जल्दी बोलिए। हाँ जी बताइए। 3:2। सर 1.5। चलिए देखते हैं ये करंट एसेट 3 लाख के डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज है 2 लाख की, तो आप कहेंगे सर रेशो आ रही है 3:2। तो देखिए 3:2 बोल के बात ना समझ नहीं आएगी। 3:2 से क्या समझ आ रहा है बताइए? कुछ समझ आ रहा है क्या? हम कुछ बोल पा रहे हैं 3:2 का क्या मतलब है? कोई खास मतलब नहीं बन पा रहा है। तो आपने जब कभी भी रेशोज निकालनी है अपने डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं छोड़ना, नीचे 1 चाहिए हमको। जितना कट सकता है काट दो, कैसा भी पॉइंट है, कितना उबड़ खाबड़ पॉइंट है पूरा काट दो। तो 2 1 2 1.5 से काटेगा तो नाउ यू विल से 1.5:1। अब आप कहोगे सर इससे क्या समझ आ गया जो उससे समझ नहीं आ रहा था? इससे मुझे ये समझ आ गया कि अगर मेरी करंट लायबिलिटी 1 रुपए की है ना, तो उसको चुकाने के लिए मेरे पास करंट एसेट्स है 1.5 रुपए के। बोल मैं वहां भी सकता था कि 2 रुपए की लायबिलिटी के लिए 3 रुपए के एसेट्स हैं, लेकिन ये 1.5:1 वाली बात थोड़ी ज्यादा पल्ले पड़ती है कि अगर आपके पास 100 रुपए की लायबिलिटी है तो 150 रुपए के एसेट्स हैं। ठीक है जी,
तो आपने नीचे उसे पूरा काटना है, एक मेरे को प्रॉपर एक होल नंबर चाहिए, तो इसीलिए इस तरह के रेशो को जिसमें नीचे 1 आता है, दिस इज कॉल्ड होल रेशो। ठीक है जी, प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना है उसको। चल सकते हैं आगे, क्लियर है यहां तक? हाँ जी। चलिए आइए, जयति अन्वेषा हो गया ना आपका? चलूं? जी हाँ जी, हाँ जी। ठीक है फिर चलिए, एक बिजनेस है, उसके मालिक के पास करंट एसेट्स हैं 5 लाख के, उसकी जो है करंट लायबिलिटीज हैं, लेट से मान लेते हैं 3 लाख, नहीं 3 लाख नहीं, करंट लायबिलिटीज कितनी माने इसको, कम है रेशो, 2 लाख मान लेते हैं चलिए। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूंगा कि इसका करंट रेशो मुझे निकाल के दो, तो आप फटाफट से निकाल देंगे। मैं वैसे ही बता देता हूं, आंसर आएगा 2.5:1। ठीक है जी, करंटली जो इनका रेशो है वो है 2.5:1, मतलब 1 रुपए की लायबिलिटी के लिए 2.5 रुपए के एसेट्स हैं, बहुत अच्छी सिचुएशन है। अभी ये नहीं निकालना है, मेरा सवाल कुछ और है। इस कंपनी का मालिक चाहता है डिजायर्ड करंट रेशो, वो कह रहा है कि करंट रेशो अगर 2:1 होती तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता। ध्यान से सुनिएगा वो क्या कह रहा है। डिजायर्ड करंट रेशो 2:1 होनी चाहिए, तो अभी तो नहीं है 2:1। दे वांट टू बाय गुड्स ऑन क्रेडिट, दे वांट टू बाय गुड्स ऑन क्रेडिट। ये कह रहे हैं हम सोच रहे हैं थोड़ा सा सामान उधार खरीद लें और जैसे तैसे करके रेशो को 2:1 पे ले आए। प्लीज क्वेश्चन कॉपी कीजिए, फिर मैं इसे करवाना शुरू करता हूं। कॉपी हो जाए तो बताइएगा। अभी एक बिजनेस की बात चल रही है, करंट असेट्स 5 लाख के लेके बैठा है, करंट लायबिलिटीज 2 लाख की लेके बैठा है। तो अगर आप रेशो पर ध्यान देंगे, जो कि निकालने के लिए नहीं बोला है क्वेश्चन ने, करंटली इट इज हैविंग 2.5:1, बट दे वांट कि रेशो 2:1 हो जाए। हमने पूछा कैसे करना चाहते हो ऐसा, तो कह रहे हैं हम चाह रहे हैं गुड्स खरीद ले, उधार गुड्स खरीद लें और रेशो 2:1 हो जाए। तो आपसे जो क्वेश्चन है वो ये है कि गुड्स कितने रुपए के खरीदें, ये है क्वेश्चन। कॉपी हो जाए तो बताइएगा। सर हो गया कॉपी। हाँ जी। ठीक है जी, तो अब एक चीज, एक लाइन लिखिएगा सॉल्यूशन में, लेट द गुड्स टू बी बॉट बी ₹X। हमें नहीं पता कि कितने का सामान खरीदना पड़ेगा रेशो को 2:1 बनाने के लिए, लेकिन अभी मैं मान के चल रहा हूं कि ठीक है, फिर ₹X का सामान हमें खरीदना पड़ेगा। अब सुनिए ध्यान से, सबसे पहले आप लिखना शुरू करेंगे, आप कहेंगे जी करंट रेशो का तो हमें फॉर्मूला पता है। करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स, करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। चलिए अब सुनते जाइएगा। मेरे पास अभी जो करंट एसेट्स हैं वो है 5 लाख के, मेरे पास अभी जो करंट लायबिलिटीज हैं वो है कितने रुपए की थी, 2 लाख की। मैं चाहता हूं कि मेरा करंट रेशो हो जाए 2.5:1। आप कहोगे अभी, सॉरी 2:1, सॉरी क्वेश्चन कह रहा है 2:1 हमें रेशो चाहिए। आप कहोगे सर अभी तक तो नहीं हो रहा, अगर काटेंगे तो उधर तो नहीं मैच हो रहा है। तो मुझे ये बताइए, हमारा जो ऑनर है वो क्या चाहता है कि वो ना उधार सामान खरीद ले। अगर वो उधार सामान खरीद लेगा तो शायद उसका रेशो थोड़ा जो है कम हो जाए, ज्यादा हो जाए, जो भी है। तो आप एक बात बताइए, अगर मैं किसी से सामान उधार खरीदूंगा तो क्या मेरे करंट एसेट्स में कोई फर्क आएगा? जैती आपको क्या लगता है, अगर मैं किसी से गुड्स खरीदता हूं, क्या मेरे करंट एसेट्स में कोई फर्क आएगा? बढ़ जाएंगे, वेरी गुड। जब मैं किसी से स्टॉक खरीद के लाऊंगा तो जितने भी रुपए का मैंने स्टॉक खरीदा है, मैंने जो ये ₹X का स्टॉक, X वर्थ का स्टॉक खरीदा होगा, क्या उतने रुपए का स्टॉक मेरा जो है करंट एसेट में ऐड हो जाएगा? आंसर इज यस। आप कहेंगे कैसे, तो मैं आपको दिखाऊंगा।
करंट एसेट्स की लिस्ट के अंदर कौन आता है? इन्वेंट्रीज। ये देख लीजिए, करंट एसेट्स की लिस्ट के अंदर आती है हमारी इन्वेंट्री। अगर मैं सामान खरीदूंगा तो मेरे पास नीचे जो मेरे 5 लाख के एसेट्स हैं उसमें वो चीज एक्स नाम से प्लस हो जाएगी। चलिए एक बात बताइए, मैंने ये सामान क्योंकि उधार खरीदा है, मैंने इसके पैसे पे नहीं किए हैं, तो क्या अगस्त्या करंट लायबिलिटीज में भी कोई फर्क आएगा? हाँ जी सर। क्या आएगा फर्क? तो टेक्निकली करंट लाइबिलिटीज भी बढ़ जानी बढ़ चाहिए। जाएगी, उतने ही अमाउंट से बढ़ जाएगी, सोचिए, है कि नहीं? अगर मैं 5 लाख, मान लीजिए मैं 10,000 रुपए के गुड्स खरीद रहा हूं उधार, तो इसका क्या क्या इंपैक्ट पड़ेगा? एक तो मेरे स्टॉक बढ़ जाएंगे, प्लस मेरे ट्रेड पेबल बढ़ जाएंगे। ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी में चले जाते हैं और स्टॉक जो है करंट एसेट में चला जाता है। तो लॉजिकली हमने एक इक्वेशन तैयार कर ली है, देख रहे हैं आप? बस अब इसको सॉल्व कर दीजिए आप लोग। एक्स की वैल्यू 1 लाख रुपए आ रही है। दैट मीन्स अगर ये दुकानदार 1 लाख रुपए का सामान उधार खरीद लेता, तो जो इसका करंट रेशो थोड़ी देर पहले 2.5 था, वो कितना हो जाता? 2। कॉपी कर लीजिए, किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए। सर एक डाउट था बट रिलेटेड नहीं है इस चैप्टर हाँ हाँ, के। पूछिए पूछिए। चैप्टर 1 में जितने भी क्वेश्चंस थे उसमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो सीक्वेंस में करना था, तो मैं लर्न वैसे क्यों किया? मैं समझा नहीं, मतलब हमने सीक्वेंस में किए ना सारे लर्न। हाँ, जो आपको फॉर्मेट्स है वो तो सीक्वेंस से ही लर्न करना है। हाँ, आपको जो होमवर्क में क्वेश्चन मिला है उसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो सीक्वेंस की बात कर रहा होगा, ये कह रहे हो ना आप? हाँ हाँ बिल्कुल, ऐसे सीक्वेंस वाली बात आपको चैप्टर 5 में काम आ जाएगी, टेंशन ना लो। ठीक है जी, तो ये इतनी बात क्लियर है यहाँ पे, चलें फिर आगे। हाँ जी सर। हाँ ठीक है, जी। चलिए।